नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में निवेशकों का भरोसा बरकरार है। एसआईपी फिर से 28,000 करोड़ के पार पहुंच चुकी है और इस दौरान खासकर फ्लेक्सी कैप फंड में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। गोल्ड ईटीएफ में भी चमक वापस लौटी है। तो क्या म्यूचुअल फंड में है निवेश का नया ट्रेंड, इस पर करने वाले हैं हम खास चर्चा। कौन से फंड्स दिखा रहे हैं दमदार परफॉर्मेंस और क्या अब है एसआईपी बढ़ाने का सही समय, इसी पर रहने वाली है खास चर्चा। हमारे साथ हैं आज वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर। हेमंत जी और विश्वजीत जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका हम आज के इस शो में। और इस बार के जो हमने नंबर्स देखे हैं थोड़े सुस्त जरूर है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि जोश कुछ कम हुआ है, वो भी इतने वॉलेटाइल मार्केट्स में, इतनी अनसर्टनिटीज के बीच में। और सबसे ज्यादा हाईलाइट हेमंत जी रही एसआईपी नंबर्स की। एक बार फिर से बहुत मामूली गिरावट जरूर आई है, लेकिन अभी भी जो ऐतिहासिक लेवल है 28,000 करोड़, उसके पार एक बार फिर से एसआईपी दर्ज की गई है। तो जब ये वॉलेटिलिटी के बावजूद जब एसआईपी रिटेल निवेशकों की तरफ से आ रही है, तो इस ट्रेंड को हम कैसे समझें? जी स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा थी कि नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हम हमेशा बात करते हैं और जब भी ये नंबर्स आते हैं कि किस तरह का ट्रेंड है, तो जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम एसआईपी के नंबर्स को देखें, हो सकता है पिछले महीने से अगर मैं कंपेयर करूं तो 1% कम है वहां से। बट अगर मैं जून में जाता हूं या जुलाई मई में जाता हूं, तो आप अभी भी देखिए, आप मई के कंपैरिजन में यहाँ पे जून के कंपैरिजन में इनफैक्ट 1,000 करोड़ ज्यादा है एसआईपी। तो मुझे लगता है कि जो एसआईपी, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तरीके से हमारे देश में जो मूवमेंट चला है वो बिल्कुल बरकरार है। इतनी, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इतनी वॉलेटिलिटी के बावजूद मतलब इन्वेस्टर्स ने अपना जो पूरा कॉन्फिडेंस है वो इक्विटी में रखा है। और इक्विटी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो डिसिप्लिन तरीके से जो इन्वेस्ट करते आ रहे हैं उसको उन्होंने बरकरार रखा। तो मुझे लगता है ये बहुत ही इंकरेजिंग है। ये बात सही है कि ओवरऑल अगर हम देखें कि इक्विटी में हमको लग रहा है कि थोड़े इनफ्लो जो है वो ओवरऑल पिछले महीने से कम है, बट आई थिंक उसमें भी कोई ज्यादा बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ट्रेंड वहां भी बरकरार है, क्योंकि अगर आप मेन कारण देखें तो ये था कि जो सेक्टर और थीमेटिक फंड थे पिछले महीने में, अगस्त के महीने में, वहां पे 7 या 8 एनएफओ थे। तो कुछ जब भी प्रोमिनेंट म्यूचुअल फंड के एनएफओ आते हैं तो वहां पे पैसा ज्यादा होता है। तो आप देखिए, जो कमी थी 9,000 करोड़ की इक्विटी इनफ्लोज में, उसमें से 5,500 करोड़ तो सेक्टर थीमेटिक फंड का ही है। तो बिल्कुल आई थिंक मैं टोटली एग्री करता हूँ और ये नंबर्स मेरे हिसाब से बहुत ही एनकरेजिंग है। और जैसे जैसे हम यहाँ से जाएंगे, जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि थोड़ी उम्मीद बढ़ रही है कि यूएस के साथ जो टैरिफ का इशू जो है रिजॉल्व होने की पूरी उम्मीद लग रही है अगले कुछ महीनों में। जैसे जैसे स्टेबिलिटी आएगी, जीएसटी कट हुआ है, उसका जो लोग देख रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या है, और जैसे जैसे पॉजिटिविटी आती जाएगी, मेरे हिसाब से आई थिंक इस महीने के जो नंबर्स देखेंगे हम अगले महीने की शुरुआत में, तो वो नंबर्स काफी बेहतर दिखेंगे हमें। तो बिल्कुल ट्रेंड बरकरार है। सबसे एनकरेजिंग बात यह है कि निवेशकों का जो भरोसा है म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में और डिसिप्लिन अप्रोच में, वो पूरी तरह से बना। बिल्कुल, तो भरोसा बरकरार है और जो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि जो गति है उसमें थोड़ा बहुत अगर धीमी गति हुई है ये, तो कुछ फैक्टर्स ज़रूर रहे हैं। पर जैसा हेमंत जी ने बहुत ही करेक्टली पॉइंट आउट किया, जीएसटी के जो बेनिफिट्स पास ऑन होंगे, उसके बाद फेस्टिव सीजन के पहले भी जो दिवाली के आसपास या फेस्टिव सीजन के आसपास लोग निवेश करना पसंद करते हैं, तो ये कुछ बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं जो एसआईपी ग्रोथ को आगे ड्राइव डेफिनेटली करेंगे। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी देखने लायक है विश्वजीत जी, बीच में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो गया था कि लोग एसआईपी शुरू तो कर रहे हैं लेकिन डिसकंटिन्यू बहुत जल्दी कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में हमें ये ट्रेंड भी काफ़ी स्टेबल होता हुआ नज़र आया है। अराउंड 41 लाख जो एसआईपीज़ है वो या फिर मैच्योर या फिर डिसकंटिन्यू हुई हैं। तो क्या समझें कि जो कंटिन्यूएशन जो दर है एसआईपीज़ की, वो एज कम्पेयर टू डिसकंटिन्यूएशन दर काफ़ी ज़्यादा आगे तेज़ी से बढ़ रही है? बिल्कुल स्वाति जी, अगर हम देखें तो इन्वेस्टर्स ने एक बहुत मेच्योरिटी दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें पूरा ट्रेंड, अगर हम डाटा को भी देखते हैं तो अगर पिछले महीने से ना कंपेयर करें, क्योंकि वो एक रोबस्ट मंथ था जिसमें बहुत सारे एनएफओस थे, 30,000 करोड़ रुपया उसमें आया था। अदरवाइज अगर रन रेट देखें पिछले 4-5 महीने की, तो ये रन रेट से बेटर परफॉर्मेंस है इस मंथ में, तो इक्विटी में जो इनफ्लो हुआ है। और सिप को भी अगर देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है ऐसे वॉलेटाइल टाइम्स में मार्केट में एंटर करने के लिए, तो निवेशकों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि अगर वॉलेटिलिटी से बचना है तो टाइमिंग नहीं करनी है, और सिप इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, एवरग्रीन स्ट्रैटेजी है। डिसकंटिन्यूएशन भी कम हुआ है। तो हम जैसे बोलते हैं कि आपको सिर्फ जब ही रोकनी है जब आपका कोई गोल नजदीक है,
अदरवाइज सिर्फ कंटिन्यू रखनी, चाहे कोई भी मार्केट सिनारियो हो। तो वो मेरे ख्याल में इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे से ये बात अब समझ में आ गई है, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के ये ट्रेंड बढ़ने वाला है, क्योंकि लास्ट मंथ थोड़ा सा जियो पोलिटिकल इश्यूज थे, थोड़ा उसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा कंसर्न था। बट जैसे ये जीएसटी की न्यूज है, और मुझे लगता है अगले 4-5 महीने एक पॉजिटिव कंजम्पशन ट्रेंड दिखाई देगा इकोनॉमी में, तो ब्रॉडली मुझे लगता है एसआईपी के नंबर यहाँ से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे मार्केट अवेयरनेस का पता लगता है कि कितने नए निवेशक हमारे जुड़ रहे हैं। और जो डिसकंटिन्यूएशन वाला जो आपने फैक्टर था, बिल्कुल पहले बहुत परेशान करता था, लेकिन अब जिस तरीके से नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ रही है, मेच्योरिटी पूरे इकोसिस्टम में, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है, एडवाइजर है, या क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, मुझे लगता है काफी अच्छा लेवल बढ़ रहा है। उसकी वजह से ट्रेंड आगे बहुत अच्छा इमर्ज होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। और ब्रॉडली भी देखें, जो कैटेगरीज है इस वक्त, जो कैटेगरीज जो ग्रो हुई है इस महीने, तो लार्ज कैप में ग्रोथ है, फ्लेक्सी कैप में ग्रोथ है, हाइब्रिड फंड्स में ग्रोथ है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ट्रेंड दिखाता है कि थीमेटिक फंड्स में नहीं भी ग्रोथ हुई है तो कोई, मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है। और ये जो जो करंट फंड्स है, जो स्कीम्स है, जो कैटेगरीज है जो ग्रो कर रही है, वो बिल्कुल मार्केट ट्रेंड के हिसाब से ग्रो कर रही है, और बहुत अच्छा डायरेक्शन मिल रहा है यहाँ पे। क्योंकि जो हाइब्रिड कैटेगरी है, ऐसे मार्केट वॉलेटाइल मार्केट में बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फ्लो है, और सिप का जो डिसकंटिन्यूएशन है ये भी धीरे धीरे कम होगा, और आगे चल के न्यू एसआईपी इन्वेस्टर्स और बढ़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और एक पॉइंट काफ़ी राइटली मेंशन किया विश्वजीत जी, वो सेक्टोरल थीमेटिक फंड, ये हम चर्चा में बार बार ला रहे हैं, क्योंकि हमेशा जब विद इन इक्विटी हम पैसे आते हुए देखते हैं तो सबसे ज़्यादा रूल जो करते हैं वो ऐसे फंड्स ही करते हैं। पिछले कुछ टाइम से, स्पेशली अगस्त के महीने में, हेमंत जी, पैसे सेक्टोरल थीमेटिक में काफ़ी कम आए हैं। अराउंड 3900 करोड़ हमने थीमेटिक और सेक्टोरल फंड में आते देखे हैं, जो कि जुलाई के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है। जुलाई में अराउंड 9400 करोड़ आए थे। एक तो इसका सबसे बड़ा रोल है कि जो नए जो एनएफओज हैं बेसिकली, उसमें जो नए थीम्स और सेक्टर्स वो उतने नहीं आए। पर एक वॉलेटिलिटी सर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, या जो एएमसीज हैं वो अभी सेक्टोरल या थीमेटिक बेट से वो भी नहीं ला रही, और थोड़े इन्वेस्टर्स भी परहेज कर रहे हैं अभी। आई थिंक स्वाति, बिल्कुल आपने ऐसे सही कहा, और पहले भी हमने इससे बात की इसके बारे में कि स्पेशली अगर हम सेक्टर थीमेटिक की बात करें तो पिछले महीने में जो ज्यादा पैसा जो आया था, वो तकरीबन ज्यादातर पैसा जो है वो एनएफओ से आया था। और नंबर ऑफ एनएफओ भी अगर आप देखें कि अगस्त के महीने में सिर्फ 2 थे सेक्टर थीमेटिक में, वहां पे पहले 7 एनएफओ थे। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब कभी बड़े प्रोमिनेंट फंड्स के, म्यूचुअल फंड्स के जब ऐसे फंड आते हैं थीमेटिक सेक्टर, तो वहां पे पैसा, थोड़ी अट्रैक्शन ज्यादा होती है, वहां पे पैसा थोड़ा ज्यादा आता है। और जो हमने डिफरेंस देखा 5,500 करोड़ का, वो मेनली उसकी वजह से है। अदरवाइज आप देखिए कि क्या किया निवेशकों ने, कि चलिए यहाँ तो कम है, मेनली बिकॉज ऑफ के एनएफओस में जो कम थे वहां पे। बाकी इवन मिड कैप में अगर आप देखें, मिड कैप में अगस्त के महीने में जुलाई से ज्यादा पैसा आया है। ठीक है, कुछ पैसा जो है वो गोल्ड में मूव हुआ है। इनफैक्ट गोल्ड का जो गोल्ड ईटीएफ का जो सब्सक्रिप्शन है वो करीब करीब 74% बढ़ा है। तो देखिए, ओवरऑल जैसे हम बात कर रहे थे कि करीब अगर 9,000 करोड़ का फर्क है इक्विटी एलोकेशन में ओवरऑल, तो ये कहीं ना कहीं वो सेक्टर थीमेटिक फंड की वजह से है, या एनएफओ थोड़े कम है कंपैरेटिवली, कुछ पैसा गोल्ड में मूव हुआ है। तो आई थिंक ब्रॉडली हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये देखना है कि इक्विटी में इन्वेस्टर्स का कितना फेथ बना हुआ है। वो बिल्कुल बना हुआ है, और ये तो हमने काफी समय से देखा है कि, और हमने बात भी की इसके बार बार, कभी कभी थोड़ी चिंता भी होती है कि इतना ज्यादा एलोकेशन जो लोग सेक्टर फंड या थीमेटिक में कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। बट फैक्ट ये है कि वो मेजर अट्रैक्शन बना हुआ है इन्वेस्टर्स के लिए, और सिर्फ एनएफओ की वजह से इस बार हम कह सकते हैं कम होगा। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि काफी अच्छा ब्रॉड बेस्ड, आप देखिए जो 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 सब्सक्रिप्शन आया है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो बना हुआ, वो एक बहुत ही एनकरेजिंग चीज है। लार्ज कैप में आप देखिए पॉजिटिव है इनफ्लोज, फ्लेक्सी कैप में है, मिड कैप में है, स्मॉल कैप में कम है, बहुत ज्यादा कम नहीं कंपैरेटिवली। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स बहुत क्लियर है कि वो अपने पैसे से क्या करना चाहते हैं, सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जैसे जैसे हम सुधार देखेंगे, और जो मेजर कंसर्न है हमारा इस समय पे, क्योंकि इतने सुधारों के बावजूद आप देखिए मार्केट कभी कभी लगता है थोड़ी सबड्यूड है, बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ी क्लैरिटी चाहिए कि जो टैरिफ है यूएस का क्या होगा। और जैसे मैंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में उम्मीद बन रही है कि शायद अगले कुछ महीनों में वो होगा। तो और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि
फेस्टिव बाइंग होगी, हमें मार्केट में डेफिनेटली एक दूसरा ट्रेंड मिलेगा और शायद वो हमें अगले महीने की जो हमारे नंबर्स आएंगे उसके अंदर दिखेगा। बिल्कुल। तो आने वाले टाइम के लिए और ज़्यादा पॉजिटिविटी डेफिनेटली हम जो नंबर्स हैं म्यूचुअल फंड के नंबर्स हैं उसमें ज़रूर देख सकते हैं। यहाँ पर आपने गोल्ड की बात की, इसको मेंशन करना बेहद ज़रूरी है। हम गोल्ड की कीमतों को न्यू हाइज छूता हुआ देख रहे हैं विश्वजीत जी, और ये जो रिफ्लेक्शन है हमें गोल्ड ETF में भी आता हुआ जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में हमने देखा है। अगस्त में हमने देखा गोल्ड ETF में अराउंड 2190 करोड़ का निवेश आया है, जो कि लगभग 1250 करोड़ था जुलाई के महीने में। तो एक सिग्निफिकेंट जंप है जुलाई के मुकाबले। तो गोल्ड की जो चमक बढ़ी है अगस्त के महीने में थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू ETF, इससे ये साफ है कि गोल्ड में लोग निवेश कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे पर्पस से निवेश कर रहे हैं कि पैसे से पैसा वो गोल्ड में भी बनाएं। बिल्कुल, देखिए गोल्ड इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा है गोल्ड का। गोल्ड हमारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में भी बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। तो गोल्ड का जो रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं और ऐसा सेंटिमेंट्स बना हुआ है कि गोल्ड दिवाली पे शायद ये नंबर टच कर जाएगा या वो नंबर टच कर जाएगा, तो एक पॉजिटिविटी है। और ETF के थ्रू इन्वेस्ट हो रहा है। कुछ तो जो मल्टी एसेट फंड्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड ETF में, और कुछ निवेशक जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं अब वो भी गोल्ड ETF में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे जो बैंक लॉकर की फैसिलिटी है उसकी जरूरत नहीं है, या कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, या चोरी का डर नहीं है। तो ये सब अवेयरनेस भी अच्छी है, और मेरे ख्याल में रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन हमेशा से निवेशकों को अट्रैक्ट करती है। तो गोल्ड में लोगों को लग रहा है कि शायद एक अच्छी चमक और देखने को मिलेगी दिवाली तक, और या जैसे सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, ये एक फिनोमिना देखा जा रहा है कि सारे सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं। तो गोल्ड में अभी भी क्योंकि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी बनी हुई है, तो गोल्ड में एक अट्रैक्शन बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये ऑटोमेटिकली ये वर्ड स्प्रेड हो जाता है, और अच्छा लगता है कि गोल्ड में भी अट्रैक्शन यहाँ पे आ रहा है और ETF के थ्रू आ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है। और दूसरा, स्वाति, सिल्वर में भी एक अट्रैक्शन है, और सिल्वर में भी काफी पैसा आ रहा है, क्योंकि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूसेज भी है, और ऐसा लगता है कि जो गोल्ड और सिल्वर का रेशियो होना चाहिए वो भी कम है, तो सिल्वर में भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे भी काफी अट्रैक्शन है, और सिल्वर में भी काफी सिल्वर ETFs में भी काफी अट्रैक्शन देखने को मिला है लास्ट मंथ के ट्रेंड में। मुझे ऐसा लगता है ये ट्रेंड अभी थोड़ा कंटिन्यू रहने वाला है। बिल्कुल। और एज यूजुअल हमेशा की तरह इक्विटी फंड में, जैसा आपने राइटली पॉइंट आउट किया था हेमंत जी, फ्लेक्सी कैप फंड ये एक ऐसी कैटेगरी है जो कि एकदम कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है और इधर उधर कभी नहीं होती है। हमने लगभग 7650 करोड़ का जो पैसा आते हुए जुलाई में भी देखा, और उससे थोड़ा सा 10-20 करोड़ रुपए ज़्यादा अगस्त के महीने में भी आए हैं, अराउंड 7680 करोड़ रुपए फ्लेक्सी कैप में। मतलब ये एक ऐसी कैटेगरी बनकर उभरी है जिसमें इन्वेस्टर्स को ये समझ में आ गया है कि उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है वो लार्ज मिड और स्मॉल कैप में डालने की, एज कंपेयर टू एक प्लेन वनीला लार्ज मिड और स्मॉल कैप फंड। जी बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने काफी बार ये भी बात की है कि शायद इन्वेस्टर्स का रुझान जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप पे ज्यादा है, और शायद वो लार्ज कैप में कम लगा रहे हैं। मेरे हिसाब से लार्ज कैप का अट्रैक्शन थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बट कभी भी उतना कम नहीं हुआ कि वो एक ट्रेंड की बात करें हम उसमें। सिर्फ फर्क ये हुआ है स्वाति अभी के लार्ज कैप में पार्टिसिपेट करने का तरीका निवेशकों ने बदल लिया है। पहले वो प्योर लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया करते थे। ऑब्वियसली उन्होंने देखा कि क्योंकि जितने भी ज्यादातर जो फंड है आप देखेंगे लार्ज कैप में, उनमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ये कि निफ्टी 50 में कितना एलोकेशन है और नेक्स्ट 50 में कितना एलोकेशन है, और ज्यादातर जो पोर्टफोलियो आपको मिलेंगे वो बिल्कुल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल इंडेक्स फंड जैसे है, बट काफी जो क्लोजली हग करते हैं उसके पोर्टफोलियो को। तो इसके लिए मार्केट को बीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स ने पिछले कुछ सालों से हमने देखा है फ्लेक्सी कैप में पैसा डालना शुरू किया। उसमें भी दो तरह के फ्लेक्सी कैप फंड है। जो पहले के फंड है उनका ज्यादा जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में है। जो नए कुछ फंड्स आए पिछले कुछ सालों में वो उनका एलोकेशन मिड कैप स्मॉल कैप में उन फंड से थोड़ा ज्यादा है, या फिर वो लार्ज और मिड कैप कैटेगरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन के आई है, तो उसके थ्रू लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मल्टी कैप में जब इन्वेस्टर निवेश करते हैं तो वहां भी आप देखिए कम से कम 35, कभी कभी 40% भी लार्ज कैप में आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि उनका रुझान
लार्ज कैप से कम हुआ है। सिर्फ फर्क इतना है कि वो अभी उनमें पार्टिसिपेट करने का तरीका डिफरेंट है। वो आई थिंक उनके लिए काम भी करता है स्वाति, इसलिए क्योंकि एज एन इन्वेस्टर आपके लिए रीबैलेंस करना पोर्टफोलियो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल में बहुत मुश्किल होता है। एक तो टाइमिंग कब करें, टैक्सेशन का इशू, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो आई थिंक जब आप ऐसी कैटेगरीज में जाते हैं तो आपको पता है कि फंड मैनेजर का मैंडेट है और उसके हिसाब से वो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहेंगे। तो मुझे लगता है ये काफी मेच्योरिटी हमको इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में देखने को मिल रही है। और मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म में ये काफी मदद करेगा निवेशकों को कि तीनों सेगमेंट में आप कैसे पार्टिसिपेट करें। तो बिल्कुल फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और मुझे लगता है आगे जाके भी वो काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी रहेगी इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल। उसके अलावा मिड कैप में देखिए वो वहाँ पर भी पैसा बढ़ा है जुलाई के मुकाबले। स्मॉल कैप में निवेश कुछ कम हुआ है, जिसने ऑलमोस्ट सेकंड पोजीशन ली थी जुलाई में। लार्ज एंड मिड कैप में थोड़ा पैसा कमाया है, मल्टी कैप में थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन लार्ज कैप में इस बार थोड़ा सा निवेश बढ़कर आया है। तो ये ट्रेंड समझ में आता है कि आखिरकार निवेशकों का रुझान किस तरफ है। डेट की तरफ आते हैं विश्वजीत जी। यहाँ पर हमने ज़बरदस्त पैसा निकलता हुआ देखा। एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ये जो टैरिफ को लेकर अनसर्टनिटीज़ है उसके कारण जो डेट आउटफ्लो है वो सिग्निफिकेंट रहा है अगस्त के महीने में। अब देखिए ना, 1 लाख करोड़ रुपए तो जुलाई में आए थे, उसके मुकाबले लगभग 79-80 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है डेट म्यूचुअल फंड से इन अगस्त। कैसे समझे डेट के इन आंकड़ों को? जी बिल्कुल स्वाति जी, अगर देखें डेट में जो इंटरेस्ट रेट गिरने का सिनेरियो था जिसकी वजह से गिल्ड फंड्स में हम एक अट्रैक्शन देख रहे थे कि लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, तो वो अब थोड़ा सा कम होता नजर आ रहा है। लोगों को लग रहा है कि ऐसा कोई लॉन्ग ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा रिटर्न्स बनते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी काफी गिर चुकी है और बहुत ज्यादा गिरावट की अभी यहाँ पे उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मैक्सिमम 25 बेसिस पॉइंट्स और गिरेंगे। तो वहां पे जो मैसेज है वो यही है कि बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं और जो टैक्स एडवांटेज है वो भी नहीं है जो पहले कभी हुआ करता था जिसमें लोग निवेशक इन्वेस्ट किया करते थे। तो मुझे लगता है वो वाला पैसा कहीं हद तक दूसरी कैटेगरीज में जा रहा है, इक्विटी सेविंग फंड्स में या हाइब्रिड कैटेगरी में जा रहा है। तो वो थोड़ा सा पैसा इधर से निकल के शायद और कैटेगरीज में जा रहा है जहाँ पे अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो वो ये थोड़ा मार्केट डायनेमिक्स की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी गिरावट है। और कुछ कॉर्पोरेट्स ने जो पिछले महीने पैसा डाला था वो पैसा निकाला है। कभी कभी टैक्सेशन की वजह से और खर्चों की वजह से ऐसा चेंजेस होते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा वो मूवमेंट है, अदरवाइज कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक यहाँ पे चेंज नहीं है। तो ये हमने डेट फंड में निवेश को लेकर पूरा ट्रेंड समझा। एक छोटा ब्रेक अब लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो करेंगे आज कुछ दर्शकों से भी बातचीत। बने रहिए हमारे साथ। आइए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजदीप गुप्ता जी का सवाल हमारे पास आया है। हेमंत जी, ये सवाल आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। उम्र इनकी 35 साल है। मौजूदा इनका अराउंड 7,500 का SIP निवेश है। 55 साल का रिटायरमेंट का इनका क्योंकि लक्ष्य है और बच्चों की शिक्षा और रिटायरमेंट दोनों के लिए 3 से 4 करोड़ का टारगेट इन्होंने रखा है। लेकिन इसके लिए SIP इन्हें बढ़ानी है 13,000 रुपये से। हर साल 10% का SIP भी जो स्टेपअप है वो भी करेंगे। अभी क्योंकि मौका है, दस्तूर भी है, तो इसलिए ETF, गोल्ड या सिल्वर में निवेश को लेकर भी ये काफी ज्यादा उत्सुक है। सर बताइए कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? जी स्वाति, देखिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी जो इनकी SIP अमाउंट है वो 7,500 है और 10% की स्टेपअप की बात हो रही है। 20 साल का इनके पास समय है, 4 करोड़ का इनका टारगेट है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ये कह रहे हैं कि अपनी SIP को वो 13,000 तक बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर हम 13,000 के SIP मान के चले, 20 साल का समय है इनके पास, 12% की रिटर्न अगर हम लेके चले तो करीब करीब 2 करोड़ 60 लाख का कॉर्पस बनेगा। इनका टारगेट जो है वो 4 करोड़ का है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि गैप है वहां पे करीब 1 करोड़ 40 लाख का। अच्छी बात यह है कि इनके पास समय है, 20 साल का समय है, अच्छी स्ट्रैटेजी है, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनको बेसिकली अगर अपने टारगेट तक पहुंचना है तो अपनी SIP को करीब 15% से बढ़ाना होगा। जो स्टेपअप जो अभी 10% से कर रहे हैं उसको 15% से अगर करेंगे तो बिल्कुल मुमकिन है कि वो 12% का रिटर्न अगर मान के चलें तो अपना टारगेट पूरा कर सकेंगे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनको थोड़ा वहां फोकस करने की जरूरत है। इनके फंड्स की अगर मैं बात करूं तो करीब 4 फंड्स हैं इनके पास। मेरे हिसाब से 2 फंड ऐसे हैं, पराग फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल मिड कैप, जहां पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो बाकी 2 फंड्स हैं मेरे ही लार्ज एसेट, लार्ज एंड मिड कैप और SBI स्मॉल कैप, मुझे लगता है उन 2 कैटेगरीज में इनके लिए बेहतर फंड है जो तो
थोड़ा सा अमाउंट रीअलोकेट करना होगा, क्योंकि एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना है। तो मेरे हिसाब से पराग पारी फ्लेक्सी कैप में उनको अपना अमाउंट जो है वो बढ़ा के 3,000 करना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल में भी बढ़ा के 3,000 करना चाहिए अभी जो एलोकेशन है उससे। और 2 फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। कोटक मल्टी कैप फंड 4,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे उसमें, और बंधन स्मॉल कैप जिसमें 3,000 इन्वेस्ट करेंगे। तो हमने कोशिश की है कि 3 डिफरेंट सेगमेंट में आपका पैसा जिस तरीके से जाए, बेहतर फंड आपके पास हो। तो और जैसा मैंने कहा कि 15% से उनको एसआईपी को अपने बढ़ाना होगा, ना कि 10% से जो उनकी प्लानिंग है। कुछ चेंजेस और 5% से अपनी एसआईपी को स्टेप अप करें। तो राजदीप जी, आपके लिए ये सलाह दी है हेमंत जी ने कि आपको कैसे अपने पोर्टफोलियो, अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हमारे साथ अगले दर्शक है, उनसे बात करते हैं। लवदीप नागर हमारे साथ है। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में। बताइए, आपने सवाल भेजा, हमसे राय लेना चाह रहे हैं, थोड़ा डिटेल देंगे और कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या टारगेट है आपके? सर मैं हेलो मैम, हेलो मैंने जी 3.5 लाख रुपये ऑलरेडी मेरा इन्वेस्टेड है 14 म्यूचुअल फंड में, जो कि रेगुलर फंड्स हैं। वो एसआईपी मैंने स्टॉप कर दिए हैं, और मैंने सेम फंड्स में अगेन डायरेक्ट फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जो फंड्स है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 5,000, निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में 5,000, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड में 3,500, यूटीआई 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड में 3,300, क्वांट मल्टी आपके पास एसेट में 14 फंड्स है ना लवदीप जी? जी मैम, जी यस। हाँ, उसकी डिटेल है हमारे पास। मुझे बस आप ये बताइए, टारगेट क्या है आपका और क्या क्या सेट आपने, कितना राशि चाहिए आपको? मैम 2 टारगेट है मेरे। डॉटर की मैरिज के लिए 3 करोड़ और रिटायरमेंट के लिए भी 3 करोड़। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है मेरा 50 अच्छा, और वो 50 years। कितने साल के बाद ये गोल आएंगे आपके लाइफ में, थोड़ा क्विकली बताएंगे? 60 के अप्रॉक्स। अभी करंटली मेरी एज 33 है। ओके, बेटी की पढ़ाई के लिए 2 करोड़ आपको चाहिए होंगे लगभग 15-16 साल के बाद? हाँ जी मैम, हाँ जी। अच्छा, और शादी के लिए मान सकते हैं, मानिए 20 साल के बाद, 20-22 साल के बाद, और रिटायरमेंट आपकी होगी, तो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म का नजरिया है। ऑल राइट, ठीक है। विश्वजीत जी, डिटेल में इनका सवाल आपके पास है, हमने टाइम फ्रेम थोड़ा समझ लिया कि कब चाहिए इनको पैसा। बताइए कैसा पोर्टफोलियो? देखिए नागर साहब, बिल्कुल आपने अच्छे समय पे गोल प्लानिंग कर रखी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं जो गोल्स रखे हैं उनको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि कैसे अचीव होंगे। आपने 3 गोल्स रखे हुए हैं। जैसे एजुकेशन गोल है जो 15 वर्ष के बाद है, जिसमें आपने करीब करीब 2 करोड़ का लक्ष्य रखा हुआ, तो उसके लिए हमें 43,000 रुपए की एसआईपी चाहिए होगी केवल इसी गोल के लिए। और इसके बाद आपके पास 2 गोल और हैं कि बेटी की शादी भी है और आपकी रिटायरमेंट, जिसमें आपने 3-3 करोड़ का गोल रखा हुआ है। उसके लिए आपको 33,000 रुपए की दोनों के लिए अलग से एसआईपी चाहिए। तो करीब करीब 1 लाख रुपए आपको एसआईपी चाहिए हर महीने, तब जाके आप अपने गोल्स के करीब पहुंचेंगे। जहां तक कि आपका पोर्टफोलियो का सवाल है नागर साहब, आपके पास 14-15 फंड्स हैं, तो मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा है। तो आपको उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन्हीं सेम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओवरलैपिंग है, उसकी वजह से रिटर्न्स में भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप करीब 7-8 फंड हैं जिसको आप कंटिन्यू रखिए, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, जिसको मैंने अपने नया फंड सजेस्ट किया है आपके लिए क्योंकि लार्ज कैप फंड नहीं है, और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, बंधन का स्मॉल कैप फंड, पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, निपॉन का मल्टी कैप फंड, एचडीएफसी का गोल्ड ईटीएफ भी आपने लिया हुआ है, उसको भी कंटिन्यू रखना है, और मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो ये 7-8 फंड आप कंटिन्यू रखें, बाकी सब पे अपनी एसआईपी स्टॉप कर दें, क्योंकि इतने सारे फंड्स को मैनेज करना और ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। ये सारी एसआईपी जितनी भी आप कर रहे हैं, इन्हीं 7-8 फंड्स में डिवाइड कर दीजिए, और जो बढ़ाना चाहते हैं वो भी इसी में डिवाइड कर दीजिए। और जो पैसा आपने रखा हुआ था रेगुलर फंड्स में, जो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है, तो वो अगर एग्जिट लोड से पास हो चुका है, 1 साल करीब हो चुका है, और आपको कैपिटल गेन आपने चेक कर लिया है, तो आप उस पैसे को निकाल कर इन्हीं फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इन्हीं 8 फंड्स पे अपना पोर्टफोलियो को बनाएं और नए फंड्स ऐड ना करें। ये पर्याप्त पोर्टफोलियो है, और एसआईपी अमाउंट जितनी बढ़ा सकते हैं उतना अच्छा है, तभी आप अपने गोल के करीब पहुंचेंगे। उसके लिए, अपने गोल्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, तो लवदीप जी, आपको मिल गई सलाह आपके पोर्टफोलियो पर, और हम धन्यवाद करेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का, विश्वजीत जी और हेमंत जी, हमारे साथ आज के शो में शामिल होने के लिए। एक छोटा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, आप देखते रहिए जी बिजनेस।